Hello students and welcome back to Study Campus. My name is Swaraj. So basically हम लोगों ने एक टेस्ट लिया था पॉलिटी का जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये जो टेस्ट था ये टोटल 30 मार्क्स का था, उसमें 30 क्वेश्चंस थे एंड इसका टाइम लिमिट था 30। सो बेसिकली मैंने इसके ऊपर वीडियोस प्रीवियसली यूट्यूब पे बनाए हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इट वाज लिंक टू द वीडियोस, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो टफ थे, बहुत हार्ड थे। अभी बेसिकली ये जो पेपर सेट किया है हमने, तो इसका जो लेवल है मैंने रखा था लो टू हाई। ठीक है, तो मतलब एग्जाम में एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि इजी के इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, मॉडरेट तो मॉडरेट नहीं, टफ तो टफ नहीं। तो बच्चे जब बोलते पेपर टफ था, पेपर हार्ड था, पेपर, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ वेरिएशन इन द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट होंगे, कुछ क्वेश्चंस उससे टफ होंगे। तो मैंने भी यहाँ पे यही करने की कोशिश की थी व्हाइल सेटिंग दिस पेपर, दैट इट वाज गोइंग फ्रॉम वेरी मच लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो बीच बीच में तुमको एक हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा जो तुमको अनेबल टू अटेम्प्ट होगा। तो एक जस्ट एडवाइस है, फ्रेंडली एडवाइस, व्हेनेवर यू आर स्केप्टिकल अबाउट एनी क्वेश्चन कि ये तुमसे होने ही नहीं वाला है या हार्ड लग रहा है, तो प्लीज उसको अटेम्प्ट मत करना, नेगेटिव मार्किंग में मत जाना। तो बेसिकली लॉ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते, तो यस दे कैन अटेम्प्ट, बट मैं बात कर रहा हूँ एसएससी के बच्चों की, आरआरबी के बच्चों की, ठीक है, एफकैट के बच्चों की, एनडीए सीडीएस के बच्चों की। तो ये अटेम्प्ट मत करो हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जीएस जो है इट इज अ वेरी मच वास्ट syllabus, it is having a vast content, the portion cannot be confined within one book. सो तुमको ऐसे लगेगा कि अगर एक टॉपिक पढ़ा है तो मुझे उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तुम जीएस कितना भी पढ़ लो, 30 आउट ऑफ 30 लाना मतलब दैट इज हाईली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, यू कैन स्कोर 27, यू कैन स्कोर 28, ठीक है, बट वो भी कुछ एकदम डीप नॉलेज हुआ तो, क्योंकि अगर उन्होंने करंट अफेयर से रिलेटेड करके कुछ डाल दिया तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो आउट ऑफ लाने के पीछे मत जाओ। इफ यू स्कोर अराउंड, आई गेस अराउंड 22 to 25 इन दिस टेस्ट, यू आर द टॉपर, यू विल कम इन टॉप 10 इन योर एग्जाम, आई पर्सनली गारंटी यू। ठीक है, अगर जिसको भी 30 आउट ऑफ 30 मिले होंगे ना, आई श्योरली टेल यू दैट वो बंदे ने कॉपी किया है। ठीक है, सो द मॉडरेट रेंज, आई गेस ये पेपर को देख के एंड वीडियोस जो हमने बनाए हैं उसको देख के, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को इस पेपर में अराउंड 20 to 25 के बीच में अगर मार्क्स आएंगे तो यस देयर विल बी अ गुड कंपटीशन, कट ऑफ हाई जाएगा। ठीक है, तो 26, आई गेस 25 और 26 मस्ट बी द हाईएस्ट स्कोर इन दिस टेस्ट। अगर देखा मैंने हार्ड क्वेश्चंस को अगर नेग्लेक्ट भी करता हूँ एंड अगर लॉ वाले अटेम्प्ट भी करते हैं तो 25 मस्ट बी द हाईएस्ट इन योर क्लास। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग देखते हैं इस पेपर में, एक एनालिसिस करते हैं इस पेपर का। सो मैं बताऊंगा हर एक क्वेश्चन में कौन सा इजी था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा टफ था, कौन सा स्टैटिक पार्ट था, कौन सा कंसेप्चुअल पार्ट था। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। So this was the first question. The preamble enshrines the ideals of liberty, equality, and fraternity, ideals inspired by the dash. It was actually French Revolution. ठीक है, तो ये थोड़ा मॉडरेट था। अगर तुम लोगों ने प्रियम्बल पूरा पढ़ोगे तो हमने बताया था पहले कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज बीन बॉर्डर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो इसमें कुछ वर्ड्स भी है जो हमने क्या किया है, अलग अलग कंट्री से लिए। तो ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था 18th सेंचुरी में, तब वो टाइम पे फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। तो वही टाइम का हम लोगों ने उनका एसेंस को कैप्चर करके हमारे प्रियम्बल में पुट अप किया है। जैसे सोशलिस्ट पॉलिसी जो है ये रशिया से लिया गया था, आयरिश से हम लोगों ने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यूएस से लिया है फंडामेंटल राइट। तो यहाँ से थोड़ा एलिमिनेशन मेथड से फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के चांसेस थे, तो ये मॉडरेट लेवल का था। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये हार्ड था बेसिकली। Who of the following considered the preamble as the horoscope of a sovereign, democratic and republic? तो ये यस एक्चुअल में ये टफ था। ये बेसिकली स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट पर्सन के रिलेटेड है, तो इसका आंसर है के एम मुंशी। तो एक चीज याद रखना। तो ये अगर अटेम्प्ट नहीं भी करते हो तो यस तो भी ठीक था। अगर लॉ वाले करते हो तो यस कर सकते हो, बिकॉज वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुम जो अटेम्प्ट कब कर सकते हो, व्हेन यू हैव चॉइसेस बिटवीन टू क्वेश्चंस, तब जाके तुम लोग रिस्क ले सकते हो। देन लेट्स गो टू द थर्ड।
there is a parliamentary system of government in India because dash Lok Sabha is elected directly by the people. Parliament can amend the constitution. Rajya Sabha cannot be dissolved. Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. So पार्लियामेंट देखो दो टाइप के सिस्टम होते हैं बेसिकली. ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि मैंने ये टॉपिक कवर नहीं किया था फिर भी मैंने डाल दिया है क्योंकि दैट वाज अ सरप्राइज काइंड ऑफ थिंग इन दिस टेस्ट. तो ये क्वेश्चन मैंने सरप्राइज के लिए डाल दिया बट ये बहुत ही इजी है. दो टाइप के सिस्टम है हमारे पास, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल. पार्लियामेंट में जो है द मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखना तो ये डी ऑप्शन है, मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. Fourth देखना, it is very much easy. Fundamental duties has been added by which fundamental fundamental duties have been added to the existing fundamental rights in the constitution of 1976 में ऐड किए थे, ठीक है, by 42nd amendment act. इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, ये वीडियो में मैंने कवर किया है. Then let's go with the fifth. In which part of the, ये भी easy है, static question है. डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप. तो देखना पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी. तो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था. आई होप यू हैव अटेम्प्टेड. तो इसका आंसर है पार्ट 2. सिटीजनशिप हैज बीन मेंशन्ड इन पार्ट 2, याद रखना. The right to property was removed from the list. Property right was removed from the list of fundamental right. ये भी बहुत easy है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वीडियो से है. तो इसका आंसर है 44th Constitutional Amendment Act 1978. ये थोड़ा 7th वाला थोड़ा टफ है, थोड़ा स्टैटिक है, हार्ड है थोड़ा ये क्वेश्चन. तो यहाँ पे मैं नेगेशन से ये सॉल्व करने की कोशिश किया था एक्चुअल में. सो ये रिट्स है एक साइड में एंड एक साइड में किस किस के अगेंस्ट अवेलेबल है. तो ये दोनों रिट ऑफ को वारंटो है. अगर मैं थोड़ा और सोचूंगा डीप में तो रिट ऑफ को वारंटो है, मैंने बोला था बाय व्हाट अथॉरिटी. तो बाय व्हाट अथॉरिटी ये बस जो है तुम्हारे स्टैट्यूट के लिए ही हो सकता है एंड प्राइवेट के लिए नहीं हो सकता है, इतना याद रखना. तो यहाँ पे क्या लिखा है, अवेलेबल अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ओनली. ओनली नहीं होगा, ये मिनिस्टर्स जो भी तुम्हारे स्टैट्यूट्स है, जो भी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उनके अगेंस्ट भी ये अवेलेबल हो सकता है. तो ये अगर 2 को हम नेगेट करते हैं तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो 1, 3 एंड 4 है, ठीक है. सो सॉरी 1, 3 एंड 4 है. तो इसका आंसर यही होगा आपका 1, 3 एंड 4, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है वी कैन सी इट इज अवेलेबल अगेंस्ट नॉट ओनली. ये ओनली वर्ड यहाँ पे लिखा है तो इसलिए ये ओनली मत बोलना, ये मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते, बाकी तुम्हारे जो स्टैट्यूट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसके अगेंस्ट कर सकते. बट याद रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ये सब चीजों के लिए तुम उसको यूज नहीं कर सकते. तुम बोलोगे कि अनपढ़ मिनिस्टर बना है, तो ये सब कोर्स वो बना है तो बना है, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि इलेक्टेड बॉडी है. देन मूविंग फर्दर, then we have 8th question. Which of the following classes cannot avail the sum of the fundamental rights? That is enemy aliens. Of course enemies को rights नहीं देंगे, याद रखना. Then in the Indian Constitution right to equality is granted by 5 articles. ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हमारे वीडियोस में है. आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 है इसका आंसर. Then 10th, prohibition of discrimination on grounds of religion. Article 15 of the Constitution is a fundamental classified under right to equality. अगर 9th क्वेश्चन जिसको भी आया रहेगा उसको 10th क्वेश्चन आया रहेगा. यहाँ पे देखना right to equality जो है आर्टिकल 14 से 18 तक है एंड यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 15 ये कौन सा पार्ट है. यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, right to equality. Then 11th, which of the following can impose reasonable restriction on the fundamental right? हमने ये पहले ही बोला था, only parliament has this authority to impose restriction, to add the fundamental right, to remove the fundamental right. तो ये भी चीज याद रखना. Then we have 12th question, which of the following are included in the directive principle of state policy? देखना कौन से directive principle है. फर्स्ट वन है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. तो ये फंडामेंटल राइट है तुम्हारा. प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन, यस, तो ये देखना गांधीयन प्रिंसिपल है, तो इसका आंसर है ओनली बी. देन नेक्स्ट मूव फर्दर, 13th क्वेश्चन,
that is a uniform civil code mentioned in the directive principle of state. It is national integration, national integration के लिए एक ही सिविल लॉ होगा. आज देखना हर एक every religion has different civil laws, तो हमारे सिविल लॉज डिफरेंट है. अगर सिविल लॉज एक होता है तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत अच्छा है. यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो है आर्टिकल 44 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे. आई गेस यू कैन रीड दैट. लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है वो. देन मूविंग फर्दर, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 14. The enforcement of directive principle depends mostly upon it is resources available to the government. तो ये उसका आंसर है. हमारे पास अगर पैसा रहेगा, मैन पावर रहेगा, कंडीशन रहेगा, पीपल का माइंडसेट रहेगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Then 15. The fundamental duties were included in the constitution with the idea of dash. अभी ये fundamental duties जो है 1976 में हम लोगों ने ऐड किए थे. वो टाइम पे इंटरनल इमरजेंसी लागू की इंदिरा गांधी ने, तो वो टाइम पे वास्ट डिवास्टेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड राइट्स के अगेंस्ट था. तो इसका है कर्बिंग सर्विसिव एंड अनकंडीशनल एक्टिविटीज. तो इसका ये आंसर है. तो बेसिकली ड्यूटीज ऐड क्यों किए थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुट करने के लिए सिटीजन्स के ऊपर कि वो कुछ अनकंडीशनली बिहेव नहीं कर सकते. दे आर मॉरली बाइंडिंग कि यू हैव टू फॉलो दैट थिंग. ठीक है. देन 16 देखना, फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय इट इज लीगल सैंक्शन. हम लोगों ने पहले ही बोला था फंडामेंटल ड्यूटीज जो है दे आर नॉन जस्टिशिएबल. नॉन जस्टिशिएबल मतलब क्या, दे आर मॉरल सैंक्शन. अगर तुम इंप्लीमेंट करना है तो कर सकते हो, पर लीगली यू आर नॉट बाइंडेड टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग. देन 17th क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था. फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ. ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, वीडियोस में कवर हुआ है, इजी है. दैट इज सरदार सुरन सिंह कमेटी. ये कमेटी को एस्टेब्लिश किया था 1975 में. तो इसी के कहने के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया है. Then 18th one, the Constitution of India as framed by the Constituent Assembly was finally adopted. यहाँ पे adopted लिखा है, तो adopted क्या है, 26 नवंबर 1949. तो ये इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रियम्बल के ऊपर डेट मेंशन किया गया है. Then 19th one, philosophy postulates of the Constitution of India are based on what? It is based on objective resolution. ये objective resolution कब इंट्रोड्यूस किया था पंडित नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946 को. तो इसको इधर 46 होना चाहिए एक्चुअली बेसिकली. एंड उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आज हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं, याद रखना. एंड 20th, द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रियम्बल to the constitution is a resolution for it is equal distribution of wealth. इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या, दो चीजें यहाँ पे इंप्लाई होता है. फर्स्ट वन क्या, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन वन हैंड. सारी जायदाद जो है, सारी वेल्थ जो एक हाथ में ना जाए. एंड गवर्नमेंट क्या करेगा, जो भी रिसोर्सेस गवर्नमेंट को मिलता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो इसको बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. अगर इंडिपेंडेंस के पहले तुम लोग देख सकते हो, वी वर हैविंग लैंड लॉ, जमींदारी सिस्टम एंड ये सब, तो वहां पे नहीं हो सकता था. देन आर्टिकल 20 क्वेश्चन 21, which one of the following pairs is not करेक्टली मैच. तो ये क्वेश्चन हमेशा पढ़ना, नॉट है या करेक्ट है. बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट आंसर दे देते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस. यस, ये राइट है, बट हमको क्या सर्च करना है, नॉट करेक्ट. फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस इट इज राइट टू कैरी एंड वेयर क्रिपन्स. यस, ये भी है उसमें. देन राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में है. इंक्लूड द राइट टू कैरी, ये जो राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस है, ये आर्टिकल 19 में है. एंड ये जो सी वाला इधर दिया है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये 21 में है. तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, याद रखना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 22, which of the following are envisaged by the right against exploitation. तो ये देखना, right against exploitation में ये भी देखा था, दो है. that is prohibition of trafficking in human beings and forced labor and prohibition of employment in children and factories. तो इसका आंसर है 1 and 4, that is D. तो ये भी मैंने वीडियो में कवर किया है, तो इजी क्वेश्चन था ये. 23rd, फंडामेंटल राइट्स वर बोरोड फ्रॉम यूएसए. ये भी हम लोगों ने वीडियो में कवर किया है बेसिकली. In which of the following fundamental duty of every citizen of India is to be truthful to one's duty, to renounce the derogatory of the dignity of children,
Then to renounce the practice of derogatory to the dignity of human being, to renounce the practice of derogatory to the, ये है उसका आंसर, it is 24D. Then hope I will make this another part for the next session. Thank you.